और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मृति ईरानी जी, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है इनका और बहुत इन्होंने कैंपेन में हिस्सा भी लिया है। सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट ही कर रही होंगी स्मृति जी, सबसे पहला सवाल ये है, आपने ही मुझे 4 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, उसमें आपने कहा था कि प्रियंका गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़का है लड़ नहीं सकता, इसीलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये आपकी स्टेटमेंट थी, आज आप क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूंगी कि लोगों ने कहा था कि वो पार्टी में प्राण फूकेंगे, लेकिन पार्टी फूक कर जा रही हैं। और जो मैंने आपसे काशी के कॉरिडोर में कहा था वो सत्य साबित हुआ। आज भाजपा की पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। तब आपको मेरी कथन पर थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी कि आप किस प्रकार से मेरे शब्दों को स्वीकार करें। आज मैं अभिलाषी हूं कि आप सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार तो करें कि स्मृति ने जो कहा था बाबा विश्वनाथ के चरणों में वो सत्य साबित हुआ। भाजपा पुनः जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बन रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति जी आपसे कि ईवीएम का घोटाला, ये लाइन बहुत चल रही है। अखिलेश जी ने ये 2 दिन से लाइन चलाई हुई है, दूरबीन लेकर लोग बैठे हुए थे, स्ट्रांग रूम्स गार्ड कर रहे थे। अभी भी उनके कई नेता कह रहे हैं कि बाजी पलट सकती है। स्ट्रांग रूम का वीडियो लिंक जी, अभी भी आप अगर इलेक्शन कमीशन के वक्तव्यों को अपने चैनल पर चलाएं तो उन्होंने स्पष्ट किया है किस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रांग रूम समाजवादी पार्टी के जो निरीक्षक हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में भी सील किया जाता है। किस प्रकार से सभी हमारे कैंडिडेट्स के पास, न सिर्फ एक पक्ष के बल्कि हर राजनीतिक दल के कैंडिडेट के पास वहाँ का वीडियो का लिंक दिया गया था इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ताकि वो सतत निगरानी में इस पूरी व्यवस्था को अपनी रख सके और संतोष पा सके। जहाँ तक की बात अखिलेश जी की है, कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया था कि उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए जिस ईवीएम का रोना वो रो रहे थे, आज उसी ईवीएम के संदर्भ में कहना चाहूंगी दैट एवरी वोट वेंट फॉर मोदी। सो यस, द ईवीएम वर्कड इन उत्तर प्रदेश। मैं एक और बड़ा संदेश जो है इस चुनाव का वो आपसे पूछना चाहती हूँ। बुलडोजर ने साइकिल को उठा लिया या साइकिल बुलडोजर के ऊपर आया? मुझे नहीं लगता नाविका जी आप किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार करेंगे कि साइकिल हावी हुआ बुलडोजर पर, वरना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ऐतिहासिक जीत के आंकड़े अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं होते। जहाँ तक कि आप बुलडोजर की बात करती हैं तो वो एक प्रतीक है अपराधियों की नसेल कसने का, प्रतीक है आपराधिक तत्वों को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का, प्रतीक है कि लॉ एंड ऑर्डर की वस्तुस्थिति को और पूरी की पूरी प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार से सुदृढ़ करने का कि कोई भी महिला अपने आप को असहाय ना पाए। कोई भी महिला इस दरकार को अगर कहीं ना कहीं फील करती है कि उसे संरक्षण की ज़रूरत है तो वो संरक्षण प्रशासन और सरकार के माध्यम से पाए। कोविड की विषम परिस्थिति में हमारी सरकार ने हर गरीब के घर तक राशन सतत 19 महीने पहुंचाया, हर नागरिक को कोविड का मुफ्त का वैक्सीन लगवाया। अखिलेश जी तो बार बार कहते रहे कि वैक्सीन ना लगवाए कोई, क्योंकि ये मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन स्वयं सपा के कार्यकर्ताओं ने भी इस वैक्सीन को लगाकर ये संकेत दे दिया कि जब विकास की बात मोदी करते हैं तो उसको सपाई भी स्वीकार करते हैं। स्मृति जी, मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल के बाद। वोट प्रतिशत बढ़ना ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन उत्तराखंड में भी और मणिपुर में भी ये बढ़ा है, और जो गोवा के वोट शेयर हैं वो भी आसपास हैं अपनी पहले की जो उनकी वोट शेयर थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चारों राज्य में आप ही की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, इसमें वोट शेयर का बढ़ना क्या दर्शाता है? क्योंकि लोगों ने गंगा में तैरती हुई लाशों की बात की थी, लोगों ने बात की थी कि कोविड की मिसहैंडलिंग हुई थी, आंदोलन हुए थे किसान के और इसके बाद मोदी हट जाएंगे और योगी हट जाएंगे, इस तरह का वक्तव्य आता था विपक्ष से। और
सबसे ज्यादा जो आता था वो ये था कि किसान आंदोलन में कितनी संगदिल थी बीजेपी सरकार। आज क्या ये सारे मुद्दे खत्म हो गए? मुझे लगता है नाविका जी, आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ नागरिकों का अनाज पाना सतत, सबसे बड़ा एमएसपी का ऑपरेशन देश में, अनाज के प्रोक्योरमेंट का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में होना, हर गरीब घर में टॉयलेट बनना, 2 करोड़ से ज़्यादा देश में आवासों का बनना, महिलाओं के 22 करोड़ खातों में 500 रुपये करके इंस्टॉलमेंट्स में हर माह पैसा जाना, 30,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का इन महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना भारत सरकार द्वारा, ये सारे विषय फलीभूत हुए कि जनता को इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो चाहते हैं कि सतत विकास हो, हमारे देश में समाज का उत्थान हो, महिला का संरक्षण हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जनता की ज़रूरत बन गई थी। इसलिए हाँ, ये सत्य है कि कई राजनीतिक तत्वों ने, सो कॉल्ड विशेषज्ञों ने इस परिचर्चा में अपने आप को शामिल किया, लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसी में सो कॉल्ड वो किसान नेता जो प्रतिद्वंदी बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपने ही गृह जनपद में मुंह की खानी पड़ी। तो अगर किसान उनके नेतृत्व पर विश्वास करते तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना अपने आप में एक चुनौती बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जनता को मोदी की करनी पर, मोदी जी की मेहनत पर, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जो नरेंद्र भाई रखते हैं, उस पर विश्वास है, अटकलें चाहे किसी ने कोई भी लगाई क्यों ना हो। स्मृति जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, भगवा जो है वो जंग का रंग है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये कई बार मजाक भी हुआ करता है बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में, और हमेशा पूछा जाता है कि आज सेक्युलरों का क्या हाल है। तो क्या आज भी ये वाक्य बीजेपी में पॉपुलर है कि आज सेक्युलर कैसा फील कर रहे होंगे, और क्या आप डिस्क्राइब कर सकती हैं सेक्युलर कैसे फील कर रहे होंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो व्यक्ति जो राष्ट्र में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति जो समाज उत्थान में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, लोगों ने तंज कसा भगवे पर, लोगों ने ये भी कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी वहीं निर्मित हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था से निर्मित हो रहा है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद हमने अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को, जिम्मेदारियों को समझते हुए पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के अधीन होकर उस निवेदन को स्वीकारा, उस आदेश को स्वीकार के हमने जो काम किए हैं, न सिर्फ विकास के बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी, वो फलीभूत आज परिणाम की दृष्टि से हो रहे हैं। जहाँ तक सेक्युलर क्या करना है, मुझे नहीं लगता नाविका जी कि आज विशेष रूप से आप सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में आप समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को आंक सकते हैं। ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हाँ हिंदुओं पर और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने राजस्थान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उसके भी ऐतिहासिक प्रमाण है। ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने असम में नरसंहार किया। और कांग्रेस पार्टी तो प्रमुख रूप से उस परिवार के माध्यम से सिखों के कत्लेआम के लिए पूरे देश में जानी जाती है। तो जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, क्या वो सेक्युलर हो सकते हैं? स्मृति जी, ये राम राज्य है, राम की जीत है, जय श्री राम की जीत है, या राशन प्रशासन की जीत है? मैं इतना ही कहूँगी कि जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं नाविका जी, अथवा उस पर विश्लेषण करती हैं, तो वो क्या कल्पना है, वो क्या विश्लेषण है? राम राज्य का मतलब हर महिला का सम्मान, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया? निश्चित रूप से सुनिश्चित किया। राम राज्य का मतलब हर गरीब के पास अन्न पहुंचे, कोई भी गरीब भूखे पेट रात को ना सोए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया? निश्चित रूप से सुनिश्चित किया। राम राज्य का मतलब कि हर व्यक्ति स्वावलंबी बने। नरेंद्र मोदी ने जब वोकल फॉर लोकल की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य की उस कल्पना को फलीभूत किया। राम राज्य का मतलब अपने बड़ों का सम्मान करना।
तो हाँ, निश्चित रूप से आज जब आप समाजवादी पार्टी में देखते हैं कि एक पिता का तिरस्कार स्वयं बेटा करता है, तो हाँ, राम राज्य का मतलब कि हम अपने परिवारों में अपने बड़ों का सम्मान करें, वो हमारे संगठन में एक रीत है, वो एक हमारे संगठन का संस्कार है। तो जहां तक आप राम राज्य की बार बार कल्पना करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के बारे में एक बात तो आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर बिजली पहुंचे, तो उस बिजली के तार को ये आदेश नहीं दिया जाता कि पहले जाकर पूछो जिस घर में रोशनी करने जा रहे हैं वो घर हिंदू का है या किसी और धर्म के नागरिक का है। कभी भी जो सड़क बनाते हैं उस सड़क पर परमिशन जाति विशेष को चलने के लिए नहीं दी जाती। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये विकास राज्य के और देश के हर नागरिक का अधिकार है। और नरेंद्र भाई तो इतना तक बोल चुके हैं कि हम उनकी भी सेवा करेंगे जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, क्योंकि चुनाव में हार जीत तो एक परिणाम मात्र है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए सत्ता में, सरकार में और सेवा में आते हैं। स्मृति जी, जाते जाते एक सवाल पूछूंगी, पंजाब में क्या केजरीवाल जी को आतंकवादी कहना भारी पड़ा बीजेपी को? मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करूंगी कि केजरीवाल जी ने अलगाववादी तत्वों का समर्थन लिया, अलगाववाद के स्वर जिन्होंने ऊंचा किया उनका समर्थन किया। इसके प्रमाण आपकी चैनल में स्वयं उपस्थित हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की मर्यादा में वर्षों वर्ष काम किया। अब पहली बार उस मर्यादा, उस बंधन से बाहर बढ़कर हम काम कर पाए हैं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूं कि पंजाब में पुनः जब सरकार बनेगी अगली, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में दंगों में अपनी कहीं ना कहीं भागीदारी दिखाई। उसके प्रमाण आज कोर्ट में भी है, पब्लिक डोमेन में भी है। आप इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि केजरीवाल जी के स्वयं टीम के मेंबर्स ने इस बात का आपके चैनल पर प्रमाण दिया है कि वो कैसे अलगाववादी तत्वों का सहारा सिर्फ सत्ता में आने के लिए लेते हैं। आप मुझसे अपेक्षा ना करें कि मैं सत्य से अपना मुंह फेर लूंगी। लेकिन लोगों का कहना है और जिस तरह से वोट पड़े हैं, जिस तरह से स्वीप किया है पंजाब को, लोगों ने आपकी दलीलों को नकार दिया है और आप कहते हैं कि जनता का जो कोर्ट होता है। मैं नहीं कहूंगी कि मैं दोबारा कहती हूँ नाविका जी, जनता ने तो गांधी खानदान को भी अपनाया था एक वक्त, नकारा ना। और अमेठी में जहाँ वर्षों वर्ष उनकी सत्ता रही, वहां पर तो कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं जीती। बहुत से लोग संगठन के माध्यम से हमारा दायित्व है कि हम जनता के मध्य में विकास के कार्यक्रमों को लेकर जाएं और वो हम पुनः लेकर जाएंगे। जी, बहुत से लोग ये कहते थे कि बीजेपी का अहंकार बढ़ता जा रहा है और 7.5-8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को सेंटर में, अब की बार जब हार जाएंगे तो थोड़ी सी अहंकार कम होगा, डिक्टेटरशिप कम होगी। आज आप उनको कुछ कहना चाहेंगी जो ये समझते थे? आप नरेंद्र मोदी को सरेआम गाली देते हैं, आप उनको सरेआम नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। आप हर चुनाव में अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास करते हैं और हम डिक्टेटर हैं। आप सरेआम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारकर उनके शव को लटकाकर वो फोटोग्राफ वायरल करते हैं और हम डिक्टेटर हैं। आप हमारी महिला कार्यकर्ताओं को बूथ से उठाकर बंगाल में रेप करवाते हैं और हम डिक्टेटर हैं। आप केरल में हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ काट देते हैं, गला रेत देते हैं और हम डिक्टेटर हैं नाविका जी। मुझे लगता है विपक्ष उत्तर प्रदेश में सपा का एक उम्मीदवार प्रत्याशी डंके की चोट पर कहता है कि जनता को घर से बाहर नहीं निकलने देगा और हम डिक्टेटर हैं। अखिलेश यादव सरेआम आह्वान करते हैं कि आओ एक एक बूथ पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ ना होने दो, शंका उत्पन्न करो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और हम डिक्टेटर हैं। आप हर शाम को किसी ना किसी न्यूज के चैनल पर और पैनल पर या ट्विटर पर मोदी को गाली बकते हैं और हम डिक्टेटर हैं। शायद आज चुनाव के नतीजों ने और आपके वक्तव्य ने सबके सवालों का जवाब दे दिया। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए टाइम्स नाउ पर और टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी पार्टी को। जो भव्य जीत आई है 4 राज्यों में भारी जीत के लिए आप सबको बहुत बधाई।